हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले समाधान सीरीज के तहत जीएस इनसाइट में आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम इस सीरीज के तहत सीधी बात करेंगे, नो बकवास, पढ़े वही जो एग्जाम में आता है। इस कॉन्सेप्ट के तहत हम वो सीरीज चला रहे हैं जिसमें आप लोग जो भी अभी तक पढ़े हैं, अभी तक किसी भी सोर्स से पढ़े हो, आपका सोर्स कोई भी हो सकता है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, पर परीक्षा के अंतिम दिनों में आप क्या वो रिवाइज करके जाएं जिससे आपकी जो आप जो प्रश्न आपके सामने होगा उसमें अधिकतम अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो कौन से टेक्निक है जिसके आधार पर हम चीज़ों को अधिक से अधिक अंकों में तब्दील कर सकते हैं। उसी सीरीज के तहत समाधान सीरीज ये लाया गया है। तो हम प्रयास हैं इसी अगले कड़ी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। आज डिस्कशन टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं प्रमुख गवर्नर जो ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। उससे पहले एक समान परिचय में हम इसे देख लेंगे, प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के संबंध में। उसके बाद प्रमुख गवर्नर जनरल कौन कौन से रहे थे, उसके शासनकाल में कौन कौन सी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन नीतियां ली गई, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, उसकी चर्चा करेंगे। लास्ट में देखेंगे प्रमुख वायसराय के दौरान ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां कौन कौन सी थी, उसके समय महत्वपूर्ण घटना कौन थी जो पूरे शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है। और यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। वो गवर्नर से हो, गवर्नर जनरल से हो, वायसराय की सीधी सीधी कार्रवाइयों से बात की जाए, या कुछ योजनाओं से बात की जाए, या किसी समिति से बात की जाए, या इसी प्रकार से कोई आयोग की बात हो, या कोई सामाजिक प्लस धार्मिक सुधारों की बात हो। यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग PYQ लगा रहे होंगे या पूर्व में लगा चुके होंगे तो आपको इस 3 टॉपिक जो आपको आज के सीरीज में शामिल है, यहाँ से जो 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न अपना पुख्ता कीजिएगा। वो सारे डायग्राम, सारे चीज़ों को शामिल किया गया आज के सीरीज में, जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप चैनल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। अगर आप लोग इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप इसे जरूर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सीधी बातों में हम देखते हैं। समान परिचय में बात करें तो सबसे पहले याद रखिएगा, पलासी का जो युद्ध 1757 में होता है, तो याद रखिए कूटनीतिक जीत के संदर्भ में बक्सर युद्ध के राजनीतिक जीत क्या। तो प्लासी युद्ध एक कूटनीतिक जीत मानी जाती है, जबकि बक्सर का युद्ध एक राजनीतिक जीत मानी थी, जहां से शासन व्यवस्था ब्रिटिश औपनिवेशिक कालों का जो हम बात करते हैं, औपनिवेशिक काल की सुधार आपको प्रारंभ हो जाती है। जहां पर वो शासन, प्रशासन और नीतियां, याद रखिएगा नीतियां अपने देश में अर्थात भारत में क्या करता है, लागू करने लगता है। जहां पर आपको देखते होंगे बाहरी शक्तियां शक्तियां जो आई थी यूरोपियन देशों से, उसमें सबसे शक्तिशाली शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आती है और पूरे भारत के शासन व्यवस्था को यह क्या करती, प्रभावित करती है अपनी शासन से, प्रशासन से और नीतियों से, जिससे आपको भारत में क्या होता है, भारत में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखिएगा। महत्वपूर्ण औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। हम पलासी युद्ध से आरंभ होते हैं, जहाँ पर कूटनीतिक जीतें होती हैं, जहाँ पर राजाओं के साथ कूटनीतिक आधारों पर जीत दर्ज करता है। यहाँ पर शासन व्यवस्था में पूर्णतः उसका निर्णय कार्य नहीं करता, पर बक्सर युद्ध के बाद उसने राजनीतिक जीत को आरंभ कर दिया था। तो इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ब्रिटिश कंपनी अब राजनीतिक तौर पर क्या करने लगी, शासन स्थापित करने लगी। भारत में गवर्नर पद की प्रारंभिक नियुक्ति जो कालांतर में गवर्नर जनरल, वायसराय के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तृत आधार देने का प्रयास किया। हम बात करेंगे जब हम पद की बात करें, पद वर्गीकरण के तौर पर, तो ध्यान रखिएगा पहले गवर्नर आता है, उसके बाद गवर्नर जनरल आता है, उसके बाद वायसराय आता है। बस यह पद एक ही स्तर पर थे, ध्यान रखिए एक ही स्तर पर थे, पर पदों की जो शक्तियां थी, पदों की शक्तियां बदल गई।
शक्तियां बदल गई। जो गवर्नर जिस पद का होता था पहले छोटा सा संकीर्ण क्षेत्र का होगा, गवर्नर जनरल की बात कर ले हम, वो बड़े क्षेत्र का होगा, और वायसराय करें तो और भी बड़े क्षेत्र का होगा। इस तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए यह भारत का नक्शा है, गवर्नर किसी खास क्षेत्र का था, उसका गवर्नर जनरल बहुत से क्षेत्रों को मिलाकर उसका गवर्नर जनरल बनाया गया, और वायसराय करने का मतलब पूरा उसका जो अधीन क्षेत्र था, अधीन क्षेत्र जिसमें बहुत से देशी राजवाड़ों के शासन व्यवस्था को स्थापित करता था, जीते हुए ब्रिटिश जीते हुए शासनों का व्यवस्था करता था, वो पूरे देश का वायसराय को नियुक्त किया जाने लगा। जो वायसराय क्या हुआ कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से नेतृत्व किया जाता, उसे आदेश दिए जाने लगे। अर्थात वर्तमान में अभी अभी हम बात करें इसका, जैसे भारत का भी मान लीजिए एम्बेसडर जो होता है, अब राजदूत जिसकी चर्चा हम करते हैं, राजदूत, वही वायसराय उस समय का हुआ करता था। तो यह पूरे किसी देश का शासन व्यवस्था, नीतियां स्थितियों उसको लागू करने के तौर तरीके के लिए जवाबदेह होता था। अगर कोई भी राजा, ब्रिटिश राजा, ध्यान रखिए ब्रिटिश शासन के दौरान कोई भी राजा अगर सीधे किसी से बात करता था तो इसी वायसराय से बात करता था, वायसराय अपने अधीनस्थों से बात करती थी। तो इस तरीके से घटनाक्रम बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा, इसी के संदर्भ में देखने को मिलता है सबसे पहले बंगाल का गवर्नर। ध्यान रखिएगा इस सीरीज में वही महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़ा गया है जो परीक्षा उपयोगी है, जहां से प्रश्न बार बार पूछे गए, उपयोगी है। ऐसा नहीं कि सभी गवर्नर जनरल को पढ़ाया जाएगा, सभी गवर्नर जनरल को पढ़ाया जाएगा या सभी वायसराय को पढ़ाया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण कालखंड घटे हैं, महत्वपूर्ण जो राजनीतिक शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसकी चर्चा की गई। तो इसी क्रम में हम रॉबर्ट क्लाइव को हम देखते हैं। क्लाइव जो 1757 से 60 में बनता है, पुनः 1765 से लेकर 1767 तक क्या होता है, गवर्नर के तौर पर, बंगाल के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो क्या होता है, सबसे पहले इसे ध्यान रखिएगा, एक उपाधि इसको दी जाती है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे माना जाता है। प्रश्न कई दफा पूछा जा चुका है, यह बंगाल का प्रथम गवर्नर होता है। तो ध्यान रखिए भारत में बंगाल एक सूबा हुआ करता था, जब हम मुगलों की बात करें उस समय की बात हो रही। तो यह ध्यान रखिएगा बंगाल अर्थात सूबा का ये बना होगा, कभी भी मान लीजिए यह हालांकि ब्रिटिश का एक जीता हुआ क्षेत्र मान सकते हैं, इसके प्रशासनिक अधिकरण के तौर पर, प्रशासनिक क्षेत्र के तौर पर जीता हुआ क्षेत्र मान सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा यह क्या होता है, एक सूबा पहले हुआ करता था बंगाल। तो इसी के संदर्भ में समझने का पाए, इसी के शासनकाल के दौरान द्वैध शासन लागू होता है। द्वैध शासन जहां पर बात होगी, द्वैध शासन की बात होगी, जहां पर क्या होता था, जो आय और शासन जो होगा, शासन जिससे नीतियां ली जाएगी, लागू की जाएगी, दोनों क्या होंगे, आपको सोर्स अलग अलग होंगे। आप इसके लिए एक व्यक्ति अलग होगा, इसके लिए एक व्यक्ति अलग होगा, जवाबदेहिता अलग अलग होगी। पर ध्यान रखिएगा द्वैध शासन के तहत नीतियों का अंतिम निर्णय कौन लेता था, अंतिम निर्णय आपको सबसे जो उच्च स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति वही लेता था, गवर्नर जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। अगले टॉपिक में ध्यान रखिए, बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल शासन काल आएगा, जिसमें हम वारेन हेस्टिंग की चर्चा करेंगे, जो 1773 से लेकर 1785 तक क्या करता है, अपना कार्यकाल पूरा करता है। इसमें रेगुलेटरी एक्ट 1773 पारित किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था ब्रिटिश शासन के दौरान। यहाँ से चीजें बदलती हैं, नीतियां लागू की जाती है। ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन अपनी औपनिवेशिक नीति को, ब्रिटेन अपनी नीतियों को क्या करता है, औपनिवेशिक के स्वरूप में लेकर आता, स्वरूप में आता। पहले कंपनी था, ध्यान रखिएगा, कंपनी केवल लाभ कमाना चाहती थी, अधिकतम लाभ प्राप्त करके उसको क्या करती थी, केवल उसको अपने आयात और निर्यात के कॉन्सेप्ट पर ही काम करना रहता था। पर यहाँ होता है क्या, औपनिवेशिक जब वो बक्सर का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, शासन व्यवस्था स्थापित होती है, धीरे धीरे उसका औपनिवेशिक शासन सुदृढ़ होने लगता है। तो रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से ध्यान रखिएगा, यह आय और व्यय तो कमाता ही है, पर यह क्या करता है, शासन व्यवस्था में नियुक्तियां करने लगता है, सीधे जवाबदेह बनाने लगता है। जो ब्रिटिश के तहत, ब्रिटिश क्षेत्र के तहत जो क्षेत्र हुआ करते थे, ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्रों में हम जिसकी बात करें, तो जवाबदेहिता कायम करने। इसके बाद वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है, गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा प्रथम गवर्नर जनरल यह बनेगा, जिसके आधार पर यह चीज़ों को और भी महत्वपूर्ण रूप से क्या किया जाने लगा, मॉडरेट करने लगा, आगे ब्रिटिश शासन के लिए अपना काम करने लगा। 1784 में याद रखिएगा एशियाटिक सोसाइटी इसके शासनकाल में ही स्थापित होती है, जिसका स्थापना विलियम जोन्स के साथ मिलकर किया जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। इसके शासनकाल में गीता का अंग्रेजी अनुवाद विलियम्स विकिंसन
चार्ल्स ने किया था। याद रखिएगा, यह प्रश्न में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है एशियाटिक सोसाइटी से। और यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं सीरीज में वही चीज़ें शामिल कर रहा हूँ जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, प्रश्न बार बार वहाँ से रिपीट होते हैं। अगर आप ये सब चीज़ों को भी अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपके अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 1780 ईस्वी में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन होता है जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। तो जेम्स हिकी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का स्थापना कब किया जाता है? 1780 में, इसी के शासनकाल में होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सदर निजामत और सदर अदालत की स्थापना कलकत्ता में किसके कालखंड में हुआ था? तो आपको यह नाम याद रखना है जिसकी चर्चा हो रही है, हेमस्ट्रिंग की। इसी के शासनकाल में कलकत्ता की बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले कलकत्ता को अंग्रेजों ने राजधानी घोषित किया था। तो किसके शासनकाल में? तो हेमस्ट्रिंग के शासनकाल में। तो यह कालखंड याद रखना आप लोग को, यह बदलता है फिर में जाके। ध्यान रखिए, वह प्रथम गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग चलाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस में, एमपीपीसीएस में, इस तरह के एग्जाम में। यह प्रथम गवर्नर जनरल था जो इंग्लैंड में लौटने के बाद उस पर महाभियोग चलाया गया। अर्थात राष्ट्रपति पर जैसे वर्तमान में महाभियोग लगता है, न्यायाधीशों पर जैसे महाभियोग लगता है, वैसी प्रक्रिया उस दौरान वहां पर उसके शासनकाल में लगाई गई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट के तौर पर ध्यान रखिए, अन्य तथ्य इसके घटनाक्रम में देखने को मिलेगा। जहां पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित होता है, रोहिला युद्ध 1784 पारित लड़ा जाता है, प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 82 और 1782 में सालाबाई की संधि होती है, द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 इसी के शासनकाल के दरमियान देखने को मिलती है। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति भी इसी के शासनकाल में कर दी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद अगले जब हम बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जो 1786 से लेकर 1793 तक रहा, शासन किया। इसने बंगाल में, बिहार में, ध्यान रखिएगा, भू राजस्व एक नीति 1773 से 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू करता है। जहां पर आपको लास्ट क्लास में बताया गया होगा स्थायी बंदोबस्त के बारे में, कैसे शासन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जमीनों में अस्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी बंदोबस्त, आपको रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। उसमें कॉर्नवालिस के काल में ही आपको बिहार बंगाल क्षेत्र में आपको अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। इससे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब इसके अतिरिक्त कंपनी की निजी व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इससे क्या होता था? निजी व्यापार करता था, मान लीजिए कोई अधिकारी ब्रिटेन के द्वारा यहाँ नियुक्त किया जाता था, वो क्या करता था? कंपनी के माध्यम से या किसी निजी व्यक्ति से क्या करता था? वो व्यापार करने लगता था, जो निजी तौर पर वो रहता था। तो यहाँ क्या करता था? इससे लाभ वो कमाता था। तो अपने क्षेत्र में क्या एन केन प्राकृतिक नीतियां अपनाता था, जिससे क्या होता? भ्रष्टाचार बढ़ जाता था। भ्रष्टाचार बढ़ता था, तो भ्रष्टाचार बढ़ने के रोकने के उद्देश्य से यह लाया गया था। निजी व्यापार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब केवल जो ऑथराइज्ड व्यक्ति होंगे वही व्यापार कर सकेंगे, जो ब्रिटेन से उसे स्वीकृति प्राप्त होगी। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टम युद्ध, जो पट्टनम की संधि थी 1792, इसी के शासनकाल में होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। कॉर्नवालिस का जो कोड था, कॉर्नवालिस कोड, उसे याद रखिएगा, 1793 में निर्माण किया जाता है, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख है। समान प्रशासन, राजस्व प्रशासन को पृथकीकरण किया जाता है। जैसे मैकियावेली का कोड है, आप लोग जैसे पढ़ते होंगे। ये कोड था, विधि बनाया गया था, जिसके आधार पर कुछ बातें लिखी गई थी, विधि में लिस्टेड की गई थी। अगर आप ये काम कीजिएगा, इसी के आधार पर आपको उसका दंड मिलेगा, उसी के आधार पर आपका समाधान ढूंढा जाएगा। तो न्यायिक सुधार व्यवस्था के लिए कार्य किया गया था। समान प्रशासन में राजस्व प्रशासन को पृथकीकरण किया इसके शासनकाल में, ये सब याद रखिए। इससे क्या होता है? इससे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में आय बढ़ जाती है, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। कानून व्यवस्था और नियंत्रण के लिए जिला पुलिस, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, जिला पुलिस अधीक्षक आपको ध्यान रखिए नियुक्त किया गया था। जो आप एसपी देखते हैं ना, आपको ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति इसी के शासनकाल के दौरान देखने को मिलती है। जिला पुलिस अधीक्षक की बात होती है। 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है, जहां उसे दफना दिया गया। तो गाजीपुर के जो भी व्यक्ति हो, तो जाके एक बार उसके कब्र को जाके जरूर देख सकते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल का है, तो उसे जरूर आप जाके वहां से थोड़ा सा कुछ बोल सकते हैं उसको,
क्यों किए थे भाई तुम लोग ऐसा? चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1798 से 1805 के शासनकाल में यहाँ पर काम करता है, जब ब्रिटिश राजाओं के अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन लाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग करता है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रश्न पूछा जाता है सहायक संधि से, याद रखिएगा। अगर गवर्नर जनरल से प्रश्न उठाना हो एग्जामिनर को तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो सहायक संधि के लिए आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, देश रजवाड़े यहाँ से शासन करते हैं, इसे सहायक संधि को अपनाते हैं। तो सहायक संधि का अग्रदूत कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसके बाद 1800 ईस्वी में कलकत्ता में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं, PYQ अगर आप लोग लगाए होंगे, इसे देखे होंगे। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799, द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5, बेसिन का संधि 1802 इसी के शासनकाल के दौरान होती है, जो महत्वपूर्ण घटना के तौर पर जानी जाती है। अगर हम सहायक संधि करने वाले राज्यों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको लिस्ट यह याद कर लेना है। यहाँ से जरूर प्रश्न होंगे जब भी सहायक संधि का होगा, इसी से आपको लिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार और भोसले दिसंबर 1803 में, सिंधिया 1804 में। तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर भी शामिल थे। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। और यहाँ से कितनी दफा आपसे प्रश्न पूछा है, BPSC में भी प्रश्न पूछा है, UP PCS में भी, MP PCS में भी, RAS राजस्थान में भी, UPSC में कोटेशन में आपको कथन 1 2 3 वाले में डाल के पूछा। तो इंदौर का होलकर क्या था? सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखना है कि जब हम सर जॉर्ज बेलो के शासनकाल में आते हैं तो 1805 से 7 के बीच में केवल 2 साल तक यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल बना रहा है। इसने रियासतों के लिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, और यहाँ से प्रश्न आपको पूछे गए। आप लोग जाके देखिएगा, PYQ जिन्होंने लगाया कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ। हस्तक्षेप की नीति में आपको सर जॉर्ज बेलो का नाम आता है। इसके अतिरिक्त 806 में उसने सिपाही ड्रेस में बदलाव किया। उसने क्या किया? माथे पर तिलक न लगाना, दाढ़ी को कटवाने, चमड़े की टोपी आदि अनिवार्य कर दिया। इससे क्या हुआ? दोनों वर्गों में, मुस्लिमों में भी और हिंदुओं में भी क्या हुआ? हिंदू वर्गों में भी विद्रोह के सुर आपको देखने को मिलेगा। तो यह ध्यान रखिएगा, जब 1857 का विद्रोह होता है, वो वर्तमान के तत्कालिक कारण तो थे ही, पर ऐसा नहीं बिल्कुल कहा जा सकता इसके पूर्वकालिक कारण भी नहीं थे। इससे पहले भी कई धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण होते रहे थे, जिससे भारतीय जनता में सभी की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम सभी की बात हो रही है, वो प्रभावित ना हुए हैं। इसी के दौरान देखते हैं दाढ़ी को कटवाना, तो मुस्लिमों के लिए दाढ़ी इंपॉर्टेंट था, तिलक ना लगाना हिंदुओं के लिए इंपॉर्टेंट था, चमड़े की टोपी पहनना। अब चमड़ा किस प्रकार का होगा यह भी निर्धारित नहीं था। इस तरीके से देखते सिपाही ड्रेस में बदलाव के कारण सर जॉर्ज बेलो के शासनकाल में भी यह अनिवार्य रूप से घटना घटती है। उसके बाद क्या होता आगे देखेंगे। जस्ट इसके बाद आपको विद्रोह कर देता है लोग, कहाँ? 10 जुलाई 1806 में, जहां पर देसी सैनिकों ने 200 अंग्रेजी सैनिकों की हत्या कर दी। अब सोच के देखिए, इतनी बड़ी विद्रोह हो गया जहां पर 200 सैनिक की हत्या होगी। तमिलनाडु स्थित वेलोर के किले पर अधिकार कर लिया गया, जिसका दमन ब्रिटिश सेना के द्वारा बाद में हालांकि कर लिया गया, पर वेलोर की घटना ने 200 अंग्रेजों की जान ले ली। तो सोच सकते हैं धर्म कितनी बड़ी आस्था और कितनी बड़े विद्रोह का कारण बना। तो ऐसा नहीं कि 1857 की पूर्णावृत्ति पहले ना हो, पूर्वावृत्ति नहीं हुई होगी, हुई थी, पर उसे जितना 1857 में जितना इमेज मिला उतना उससे पहले शायद नहीं था। यह ध्यान रखने की जरूरत होगी आप लोगों को। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। लॉर्ड मिंटो 1807 से 13 तक शासन किया। इसमें रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग जो 1813 से 33 तक शासन 1813 से 23 तक शासन किया, 10 वर्षों तक शासन किया। एंग्लो नेपाल युद्ध और सुगौली की संधि 1816, याद रखिएगा जब भी भारत नेपाल के पास विरोध होगा सीमा विवाद को लेकर, इस संधि को हमेशा याद की जाएगी। तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में इस संधि का आपको क्या हुआ? समझौते हुए थे, जो उसकी सीमा तय की गई थी। हालांकि वर्तमान में सीमा विवाद आपको भारत और नेपाल के बीच होता रहता है। तीसरा मराठा युद्ध, मराठा परिसंघ का विघटन कर दिया जाता है। जब यहाँ इसके शासनकाल में जो मराठा परिसंघ बनाया गया था, वो आपको मेवाड़ के शासनकाल में, आपको मेवाड़ के दौर में बताया गया होगा। ध्यान रखिएगा इस सब चीजों को। अब है रहितवाड़ी
प्रणाली की स्थापना 1820 में की गई थी, इसके शासनकाल में ही हुई थी। इसके समय पिंडारियों का दमन किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पिंडारियों का दमन। इस पर मूवियाँ भी बन चुकी हैं, इसे याद रखिएगा। पिंडारियों का दमन इनके शासनकाल में होता है। पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था? वासिल मोहम्मद चीतू और करीम था। तीन का नाम महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, जो पिंडारियों का दमन करता है। और इसी इसके शासनकाल के दौरान मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट कर दिया जाता है, जो आपको आगे फिर मराठा नहीं उठ पाते। अंग्रेज मजबूत हो जाता है, अंग्रेज हर क्षेत्र में आ जाते हैं, आपको पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में और आपको पश्चिमी क्षेत्र में भी, और मध्य क्षेत्र में तो थे ही। तो आपको ध्यान रखना, मराठा शक्ति जैसे ही समाप्त होती, संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का राज्य इन पराक्रम तरीके से क्या होता है, संचालित होने लगता है। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। लॉर्ड हेस्टिंग को प्रेस का मार्गदर्शक के नए नियम बनाए इसके शासनकाल में, तो ये सब चीजें याद रखनी है। इसके समय में टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जो आपको किसानों के लिए कुछ हद तक कुछ हेल्प किया, फिर भी यह शोषण का कारक बना रहा। लॉर्ड एम हस्ट याद रखिएगा, 1823 से लेकर 1828 तक। इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, 1824 से लेकर 26 के बीच में। इसके शासनकाल बैरकपुर विद्रोह हुआ। देखिए बैरकपुर विद्रोह जो 1823 और 28 के बीच हुआ, जो 1857 से पहले भी हो चुका था, इसे याद रखिएगा आप लोग। वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच याडूब की संधि होती है 1826 में, यहाँ से प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब इस तरीके से याद रखना। यह देखिए टारगेट बैच है, एग्जाम के अंतिम दिनों में कितना जल्दी हम चीज़ों को रिवाइज कर ले। यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर नहीं जाना, कॉन्सेप्ट आपने पहले पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट के बाद जरूर देख लीजिएगा, जो भी यहाँ पर चर्चा हो रही है इसे इसी रूप में देखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, भारत के गवर्नर जनरल की बात कर ले। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल रहता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो 1828 से लेकर 1835 तक ये शासन करता है, शासन कर रहा है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान। इस समय बेंटिंक ने माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने, कानों में बालियां न पहनने दे, आपको ध्यान रखिएगा, पहनने न देने पर वेलोर में सैनिकों का जो विद्रोह कर दिया था, जो आपको पूर्ववर्ती में भी देखने को मिलता है। 1806 की बात करते हैं, उसी के समय ध्यान चार्टर एक्ट 1823 याद रखिएगा। उसी के उपरांत इसका दम क्या होता है, उनका समापन कर दिया, जो आपको लॉर्ड बेंटिंक के समय जो 1828 से 35 के समय होता है, उससे पहले जो विद्रोह हुआ था, पुनः यह विद्रोह छिड़ जाता है। इसे याद रखना आप लोग को। चार्टर एक्ट 1833 में द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बना दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है ना, आपको चीजों फॉन्ट का इशू होगा, क्योंकि सिस्टम अब टैब पर जब फॉन्ट लाया जाता है तो चेंज हो जाता है, तो याद रखिए गलत नहीं है, बस याद रखना गवर्नर जनरल के संदर्भ में जो चीजें लिखी गई है, फॉन्ट इशू कारण कुछ आपको अस्पष्ट दिखेगा। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना रहा? लॉर्ड बेंटिंक। इस तरीके से चीजें आपको प्रीटी फैक्ट में पूछी जाती है। लॉर्ड बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय देश के कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे मैं जब सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाऊंगा वहां पर इनकी चर्चा विस्तृत तरीके से की जाएगी। भारत में सती प्रथा की जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में इनका योगदान रहता है लॉर्ड बेंटिंक का। 1829 के कानून द्वारा धारा जो 17 था, उसके द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया जाता है। और यहाँ से कितनी दफा आप लोगों को प्रश्न पूछा जा चुका है, आप खुद PYQ में जाके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाके देखिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिए, क्या आप लोगों ने PYQ बनाया है, कितनी दफा रिवाइज की है। जितना अधिक रिवाइज कीजिएगा उतना अधिक सॉल्यूशन के करीब रहिएगा। कर्नल स्लीमेन याद रखिएगा, सहायता के लिए लॉर्ड बेंटिंक ने 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए, तो कोई ऐसा लाइन नहीं है जिससे आपको प्रश्न नहीं पूछा गया। तो इन सभी चीज़ों को जरूर रिवाइज करके जाइएगा आप लोग एग्जाम से पहले। अगर हम बात करें लॉर्ड बेंटिंक के बाद, आपको लॉर्ड बेंटिंक ने 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। इसी के काल में मैकाले शिक्षा नीति मंजूर की जाती है, अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले भारतीयों को किसी भी उत्तरदायित्व निर्णय लेने वाले पद पर नियुक्त नहीं किया जाता था। ध्यान रखिए, इससे पहले समय भारतीय को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती। सदर अमीन सबसे सर्वोच्च पद भारतीयों का हुआ करता था, जो आपको 700 रुपया प्रति तनख्वाह मिलता था। इस तरीके से इस समय कंपनी के 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा निश्चित किया गया धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार के व्यक्ति कंपनी जो क्या है, किसी भी व्यक्ति को कंपनी सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। जो आर्टिकल आप 14 भी पढ़ते हैं ना,
वो आर्टिकल 14 यहाँ देखने को मिलता है। तो आपसे कभी प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, आज़ादी के बाद जो आर्टिकल समानता का अधिकार की चर्चा करता है, किस ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा उसे अपने शासनकाल के दौरान लागू किया या किस चार्टर एक्ट के माध्यम से लागू किया गया। तो याद रखिएगा 1833 का चार्टर एक्ट याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि नौकरियों में इस प्रकार के प्रावधान, हालांकि ध्यान रखिएगा ग्राउंड लेवल पर केस स्टडी जब देखिएगा ऐसे भेदभाव होते रहे, जैसे अभी भी भेदभाव होते हैं वैसे उस समय भी भेदभाव होते थे, सीमाएं अलग अलग थी, ध्यान रखिएगा। अब इसी के शासनकाल में शिशु बालिका के हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, जो पहले आम हुआ करती थी भारतीय समाज में। चार्ल्स मैकटॉप का याद नाम रखिएगा, मैकटॉप, जो 1835 से 36 एक ही साल रहा, पर इसने एक काम किया बेहतर, अपने छोटे से कार्यकाल में इसने प्रेस पर नियंत्रण हटा दे, इसी कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहता है। एक काम करके गया जो महत्वपूर्ण था, जो प्रेस पर जो प्रतिबंध पहले लगाए गए थे उसको क्या करता है, यह पूर्णतः हटा देता है, और यह मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, प्रेस के मुक्तिदाता के तौर पर। और यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में ध्यान रखिएगा, 1836 से 42 में अपना शासन करते हैं ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके काल में होता है, इसके शासन काल में। 1839 कलकत्ता से आपको ध्यान रखिए दिल्ली जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, जो आपको शेर शाह के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, वो आपको मरम्मत कराता है। यह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है। इसका मतलब है पंजाब से लेकर जो आपको आता है पटना तक, जो बिहार तक आता था वो रोड, जो बंगाल तक पहुंचता था, यह फिर आपको राजनीतिक केंद्र का प्रमुख द्वार बन गया। इसके बाद देखते हैं 1911 में जाते जाते राजधानी परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आवाजाही सही हो जाती है। और उसके बाद शासन प्रशासन तीव्र हो जाता है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होने का मतलब है कि आसपास लोगों का आवाजाही बढ़ जाना। इस तरीके से इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद में प्रदान की गई इसी के शासनकाल में। तो ऑकलैंड इसलिए भी महत्वपूर्ण है, तो डॉक्टरों को भारत से बाहर जाने के लिए शिक्षा प्राप्त करने की यहाँ से परमिशन आपको ब्रिटिश संसद के द्वारा दिलाई जाती है। तो यह भी महत्वपूर्ण रूप से एक घटना थी। नेक्स्ट के तौर पर लॉर्ड एलन बोरो का नाम याद रखिएगा, जो 1842 से लेकर 1844 तक शासन करता है। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, सिंध को किसने मिलाया ब्रिटिश साम्राज्य में? तो लॉर्ड एलन बोरो। तो ध्यान रखना है, सिंध विजय पर नेपियर ने कहा, क्या कहा, ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट कोटेशन है, याद रखिए। वह अफगानी तूफान को पूछ थी, क्योंकि जैसे ही आपको सिंध को भारत में मिला लिया भारतीय साम्राज्य में, अफगानिस्तान के द्वार खुल गए, अफगानिस्तान के सीमा के द्वार। तो क्या होता है, बार बार अब ब्रिटिश सेना यहाँ से लड़ेगी, उधर से लड़ाई होगा, वहां पर जो लड़ाकू लोग हैं वो लड़ेंगे। पहले क्या होता था, सिंध तक ही सीमित रहता था, अफगान सिंध के बाद इधर नहीं आता, सिंध के राजा उससे लड़ा करते थे। अब इसी के लिए अब वह अफगानी तूफान की पूछ कही जाने लगी, नेपियर जो इतिहासकार थे उसके द्वारा यह कही जाने लगी, इसे ध्यान रखिएगा। इसी के काल में 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। यह भी महत्वपूर्ण एक्ट है, इसे याद रखिएगा। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और दास प्रथा, ये सब एक्ट आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। थोड़ी मेरी आवाज़ दबी हुई है, मेरा गला बैठा हुआ है, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, फिर आप कोऑपरेट कीजिएगा, फिर 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा तो बुलंद आवाज़ के साथ चीज़ों को कवर करूंगा। अब नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, जो 1844 से 1848 तक ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान शासन किया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1800 आपको क्या होता है 1845-46। देखिए अभी पूछ इसलिए कहा जा रहा था, जैसे इसे अपने देश में शामिल किया अपने साम्राज्य के दौरान, तो अफगानिस्तान के साथ इसके युद्ध शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर पहले सिंध इसका क्या था, बफर स्टेट हुआ करता था, जो बफर स्टेट हट गया सिंध के विलय के साथ। लाहौर की संधि होती है 1846 में, जहाँ पर नीतियाँ बनाई जाती है। कन्या भ्रूण हत्या पर उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार किया गया, कन्या भ्रूण हत्या को भी यहाँ पर रोका गया, तथा इसने नर बलि प्रथा को क्या किया, प्रतिबंध किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के द्वारा ये किया गया था। इसके अतिरिक्त और भी कार्य किए गए थे जिसमें हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी की जो सबसे महत्वपूर्ण आपको घटना या शासन काल था। 1848 से 1856 का काल इसके द्वारा था। 1840 के दशक के अंत तक लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यापकता का जो सिद्धांत था, हड़प लेने की नीति जो थी, इसके तहत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासन के निसंतान होने पर उसके अधिकारी के गोद लेने के अधिकार को छीन लिया।
अर्थात कोई राजा रजवाड़ा अगर निसंतान है, उसके कोई औलाद नहीं है, तो उसकी सीमा को कौन हड़पेगा? हड़प नीति से बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। हड़प नीति आपको ब्रिटिश शासन कर लेगी, ब्रिटिश साम्राज्य कर लेगी, सीधा सा अर्थ समझिएगा। तो यहाँ पर क्या करता था ये व्यक्ति, किसी व्यक्ति को गोद ले लेता था, तो गोद लेने की भी प्रथा को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। इससे पहले ऐसी व्यवस्था लागू हुआ करती थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इस तरीके से साम्राज्य का विस्तार करता। अतः ऐसे राज्यों के शासक की मृत्यु होने के बाद सत्ता का त्याग कराने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। यह तकनीक अपनाती थी। इस तरह के ब्रिटिश साम्राज्य और भी विस्तृत हो गए। अब ध्यान रखिएगा, व्यापक सिद्धांत के हड़प करने वाले राज्य में ध्यान रखिएगा, वर्ष याद रखना है, सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। और यहाँ से प्रश्न पूछे गए, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इन सारे से प्रश्न पूछे गए। एक याद रखना है इसके तहत, अवध को क्या किया, कुशासन के आधार पर 1856 में कंपनी में मिला लिया गया। जो ध्यान रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी गई। विद्रोह के 1857 के क्रांति के विद्रोह के कारणों में एक भी यह शामिल था जो किसी भी रूप से देशी रियासतों को मंजूर नहीं था, जिस तरह के अवध को शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिए 1853 में बम्बई से थाने तक रेल का परिचालन इसी के शासन काल के दौरान। 1854 डाक टिकट का प्रचलन, पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD जो आप आज देखते हैं ना, उसके शासनकाल में ही आपको लाया गया था। लोक शिक्षा विभाग 1854 में स्थापित किया गया। इस तरीके से देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान जो सुधार किए गए ना, उसके असर अभी तक है, पर उसकी नीतियों को लागू करने का जो तकनीक था ना, वो औपनिवेशिक था। ऐसा नहीं कह सकते कि सुधार उसने नहीं किया, व्यवस्थाओं को कायम नहीं किया, पर उसकी नीतियां लागू करने की औपनिवेशिक। तो वो क्या करता था, वो करता था कि हम बाहरी आवरण मजबूत दिखाएंगे। बाहरी आवरण क्या दिखाएंगे कि हम बहुत बाहरी आवरण के तौर पर हम बहुत ही आपके लिए चिंतित हैं, हमें क्या करना, आपकी व्यवस्थाओं को ठीक करना। पर अंदर से क्या था, दाल में बहुत काला था, नमक बहुत काली थी, सॉरी, दाल बहुत काली थी, नमक बहुत कड़वा था। जिसके आधार पर वो क्या करता था, पूरे साम्राज्य का, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत जो भी संसाधन था, अकूत संसाधन, उसे क्या करता था, भारत से बाहर ले जाकर ब्रिटेन में रखता था, जिससे वो बाहरी आवरण के तहत इसे प्रलोभन के तौर पर भी देखते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 49 में पंजाब के कंपनी साम्राज्य विलय 1849 में हो गया। इस तरीके से यह सब घटना देखने को मिली थी। जब इससे आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध के बाद पंजाब को कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया जाता है 1849 में। इसी तरीके से निचले बर्मा पेगू का अधिग्रहण कर लिया जाता है 1852 में। वुड का शिक्षा में जो डिस्पेच था, वुड डिस्पेच जिसे कहते थे, 1854 में इसी के शासनकाल में आता है। स्थानीय भाषा में क्या, स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में स्थापना की गई, इसी के शासनकाल के दौरान ये सब घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट, 1856 में ब्रिटिश तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता के मेरठ हस्तांतरित कर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, आपको जो तोप खाना का आपको जो ब्रिटिश शासन के दौरान बदलाव देखने को मिलता है, कौन, मेरठ हस्तांतरित कर देता है, जो बाद के दिनों में और भी घातक साबित होता है। ध्यान रखिएगा, सेना का मुख्यालय शिमला से में स्थापित कर दिया था, शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाती। ये सभी घटनाएं आपको कॉर्नवालिस के शासनकाल में देखने को मिलती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से PYQ में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है भारत के वारसराय। जो महत्वपूर्ण वारसराय थे उनकी चर्चा की जाएगी। क्लास अब 10 से 15 मिनट और चलेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक ये शासन करता है। जो लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी का अंतिम गवर्नर और ब्रिटिश साम्राज्य का अधिनियुक्त पहला भारत का प्रथम वारसराय था। वारसराय के बारे में मैंने बताया, सीधे राजा के साथ प्रतिनिधि करता था, ब्रिटिश राजा हुआ करता था। 1857 क्रांति इसी के समय, इसी के शासन काल में होता है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत क्रांति इसी के समय होता है। श्वेत क्रांति क्या था, अधिकार जो भारतीयों को दे दिए गए थे न्याय करने के, उसके लिए श्वेत विद्रोह हो जाता था। भारतीय विधि संहिता 1859, फिर भारतीय दंड संहिता 1861 का निर्माण इसी के शासन काल, कार्यकाल में हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में। तो जो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसे बदल कर
भारतीय न्याय संहिता किया गया, BNS। तो इसे भी याद रखना है आप लोगों को, पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया जाता है। कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, अब प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। अब 1856 में आपको विधवा पूर्ण पूर्ण विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हो जाता है। तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त बात करें तो ध्यान रखिए, नोट में कुछ याद रखने जैसे भारत में प्रथम विधवा विवाह कानून की कलकत्ता में, ध्यान रखिए, 7 दिसंबर 1856 को विश्व विद्या सागर के प्रेरणा से प्राप्त हुई है, संपन्न किया गया। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपको यहाँ से PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रश्न टॉपिक देखने को मिला, जहाँ प्रथम विधवा विवाह कानून बनाने में किन क्या योगदान महत्वपूर्ण था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था इसी अधिनियम के तहत। अब 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर जाती है, सृजन किया जाता है, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, महालेखा नियंत्रक परीक्षक का नियुक्ति किस रूप में हुई थी सर्वप्रथम? तो महालेखा परीक्षक के तौर पर 1857 में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कमेंट में बताइएगा। व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा राज विलय की नीति को यह समाप्त कर देता है, जो महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जो प्रशासनिक तौर पर यह महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे संबंध और भी बेहतर होते हैं राज्यों रजवाड़ों के। सर जॉन लॉरेंस, याद रखना, 1864 से 69। जब यह आता है तो भारत यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा 1865 में शुरू करता है। तो आपको ध्यान रखिए, टेलीग्राम सेवा आपको दी जाती है, जो आपको इसी के कारण लॉरेंस के समय, और यहाँ से PYQ में प्रश्न पूछा जाता है। यह अफगानिस्तान के साथ अहस्तक्षेप की नीति अपनाती, जिसे शानदार निष्क्रियता का सिद्धांत कहते हैं। और आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से प्रश्न आपको दिखा होगा। तो आप देख रहे होंगे प्रत्येक लाइन से एक प्रश्न आपको बनेंगे। तो इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर आपको लास्ट समय में ये सब चीज़ें याद करनी होनी चाहिए, रिवाइज होनी चाहिए। और एग्जाम से पहले आप इसे कम से कम 1-2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। नहीं भी रिवाइज हुआ अब तक तो। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन इसी के शासनकाल में होता है। नेक्स्ट लॉर्ड मेयो, जो महत्वपूर्ण था, जनगणना कराया था बिहार भारत में। तो याद रखिएगा, 1869 से 72 के शासनकाल में हुआ था। अजमेर में मेयो कॉलेज 1872 की स्थापना करता है। फिर भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना करता है लॉर्ड में। भारत में प्रथम जनगणना इसी के शासनकाल में होता है, 1872 में। 18 फरवरी 1872 में शेर जो अली अफरीदी, एक अफगान, इसे चाकू मारकर हत्या कर देता। तो इसे याद रखिए, शेख अली अफरीदी एक अफगान हुआ करता था, लॉर्ड मेयो की हत्या कर देता है। नेक्स्ट इसके बाद लॉर्ड लिंटन को याद रखना, 1876 से 1880 में। इसने क्या किया? प्रथम अकाल आयोग, जो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में नियुक्त किया था, इसकी नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल में दिल्ली दरबार आयोजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, महारानी विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि इसी के शासनकाल में होती है। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के तहत। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पर UPPCS में यहाँ से प्रश्न कई दफा पूछे गए हैं। BPSC में केसरे हिंद के बारे में पूछा गया है। तो ये सब चीजें याद रखनी है आप लोग को। नेक्स्ट, इसके कार्यकाल में आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया गया, जिसके तहत शस्त्र रखने को व्यापार करने का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। आर्म्स एक्ट किसके शासन में पारित हुआ? आर्म्स एक्ट आपको लॉर्ड लिंटन के काल में पारित किया गया। तो इस तरीके से आपको यह सब सारे प्रश्न PYQ में दिखेंगे। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 के तहत क्या किया? भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह महत्वपूर्ण घटना थी, और यह लास्ट एग्जाम BPSC में भी यहाँ से प्रश्न पूछा है। ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट के तहत इसे किसने समाप्त किया? ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आगे मैं उस पर चर्चा करूंगा, हालांकि अभी कमेंट सेक्शन में बताना। इसके शासनकाल में जो सिविल सेवा परीक्षा जो था आपको ब्रिटिश से शासन के अधीन, उसकी उम्र आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ घटाना नहीं है, बढ़ा देना है। थोड़ा सा इरर हो गया, बढ़ाकर 21 से 19 वर्ष कर दिया गया। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा आप लोग। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आपको लॉर्ड रिपन के काल आता है, जो 1880 से 84 में। फ्लोरेंस राइट एंगल भारत का उपाधि इसको दिया जाता है, फ्लोरेंस राइट एंगल का, जो एक उदाहरक के तौर पर भी जाना है। जिसके वास्तविक जनगणना 1881 के शासनकाल में। एल्बर्ट बिल विवाद इसी के शासनकाल में 1833 में होता है। इसके कार्यकाल समाप्त होने पूर्व त्याग पद दे देता है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसी को बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। श्रमिकों की दशा सुधार करने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया जाता है, जो बाद के दिनों में 1948 तक आता है। फिर उसके भारत सरकार के द्वारा अपने कानून पास किए जाते हैं।
वित्तीय विकेंद्रीकरण नीति अपनाई जाती है। फिर उसके कार्यकाल में सिविल सेवा उम्र बढ़ाकर आपको 19 से 21 कर दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हंटर आयोग की नियुक्ति आपको 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में की जाती है। नेक्स्ट के तौर पर ध्यान रखिएगा, जो आपको लॉर्ड कर्जन है 1889 से लेकर 1905 में पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग का फ्रेजर की अध्यक्षता में और स्कॉट मॉन्क्रिफ की अध्यक्षता में स्थापना किया था। पुलिस विभाग जो सीआईडी की स्थापना आपको 1903 में की जाती है, जो वर्तमान में सीआईडी आपको देखने को मिलता है, पुलिस विभाग के तहत की जाती है। तिब्बत में यंग जो हस्बैंड का अभियान आपको इसके शासनकाल में चलाया जाता है। पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1905 में, रेलवे बोर्ड की स्थापना इसी के कर्जन के काल में होता है। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना इसी के काल में होता है। सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इसी के काल में होगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसी के शासन काल में पास होता है। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 की बात करते हैं। 12 दिसंबर 1911 को याद रखना है, कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, किसके शासन काल में आपको कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन जाती है और वर्तमान तक दिल्ली की राजधानी यही बनी रहती है। तो यह भी आपको ध्यान रखना। अंतिम बार राजधानी कब परिवर्तित की गई थी, ये इस रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। 28 जुलाई 1914 प्रथम विश्व युद्ध इसी के शासनकाल में। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस में 1916 में, वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना, हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में इसी के शासनकाल के दौरान प्राप्त होता है। 1911 में जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा, भारत की यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। इसी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता यहाँ पढ़ी जाती है, जिससे प्रशंसा होकर नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाता है। यह भी घटनाक्रम इसके साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट के तौर पर याद है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 के बीच में आते हैं। डी के कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना महाराष्ट्र में की जाती है। इनके शासनकाल में आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया जाता है, जो पहले आपको हटाया गया, फिर लाया गया, फिर प्रांतों में लागू किया गया, ये याद रखिएगा। जो बाल गंगाधर तिलक है, एनी बेसेंट द्वारा बेलगाम और मद्रास में पृथक पृथक होम रूलिंग स्थापित किया, जो स्वशासन की बात करता था। कांग्रेस मुस्लिम लीग की लखनऊ समझौता इसी के शासनकाल में होता है, यह भी याद रखना। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में स्वदेश वापसी और उपरांत साबरमती का आश्रम, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदा का सत्याग्रह जो 1918 में सब हुए थे, और साबरमती आश्रम 1916 में जो स्थापित किया गया था, सब इसी के शासनकाल में होता है। तो यह महत्वपूर्ण घटना के तौर पर आपको प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की घटना इसी के शासनकाल में होता है, जो नृशंस हत्याकांड था। इसके उपरांत असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ इसी के शासनकाल में होता है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, शिक्षा व्यवस्था में सेंडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में इसी के शासनकाल में की जाती है। एसपी सिन्हा बिहार गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले या प्रथम गवर्नर भारतीय थे, गवर्नर बनने वाले प्रथम भारतीय थे एसपी सिन्हा, तो इनके शासनकाल में ही बनाया जाता है। तो यह महत्वपूर्ण एक घटना थी, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। क्लियर है ना? अब ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 के बीच में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पाते 1921 में केलर में मोपला विद्रोह हो जाता है। इसके बाद 1920 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर दिया जाता है, जो 1800 लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में ही होता है। 1922 में भारतीय विश्वविद्यालय का गठन कलकत्ता में होता है। 1924 में मूडी मेन कमेटी का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य द्वैत शासन का मूल्यांकन करना। तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है पहले के एग्जामों में भी, द्वैत शासन का मूल्यांकन करने वाली कौन सी कमेटी बनी थी? मूडी मेन। किसके शासनकाल में? तो आपको लॉर्ड रीडिंग याद रखना है। उसके इसके कारण प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा करते हैं, और इस दिन पूरे भारत में क्या किया जाता है? भूख हड़ताल लगाए, क्योंकि इस समय आपको राजनीतिक जो गतिविधियां बढ़ जाती हैं देश में, जो मांगों को लेकर विद्रोह होने लगते हैं, लोग नागरिक विद्रोह के तौर पर, स्वराज के तौर पर ये सब बातें करने लगते हैं, अब स्वशासन को लेकर बातें होने लगती है। ये सब चीज़ें आपको घटनाक्रम देखते हैं, तो पूरे देश में हड़ताल इस क्रम में रखा जाता है। ये घटनाक्रम या चोरी चोरा का घटना 5 फरवरी 1922 को इसी के शासनकाल में होगी, जिसके गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते।
ट्रेन डकैती भी इसी के शासनकाल में होगा। जो स्वामी सदानंद की हत्या जैसी घटनाएं भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब इसके कहते हैं C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का गठन इसी के शासनकाल में होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं महत्वपूर्ण घटनाक्रम आपको याद रखनी है। लॉर्ड जो इरविन है 1926 से लेकर 1931 तक रहता है। जो शारदा एक्ट जो है याद रखिएगा, वर्तमान तक इसमें शारदा एक्ट की चर्चा होती है। महिला उत्पीड़न को लेकर जब भी बात होगी शारदा एक्ट से ही स्टार्ट होती है। अभी हाल के घटनाओं तक इसकी चर्चा आपको जरूर दिखेगी। अब 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की जाती है। गांधी इरविन समझौता किया जाता है। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। किसके शासन किसके कार्यकाल में? तो यह याद रखें, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। यह अतिरिक्त याद रखें, साइमन कमीशन भारत आता है जिसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया, इसी के काल में आता है, लॉर्ड इरविन के काल में आता है 1928 में। वर्ष 1928 में भारतीय संविधान के रूपरेखा स्वरूप ध्यान रखिएगा लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट से भी नाम से जानते हैं। अब इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त वर्ष 1927 में बटलर समिति की नियुक्ति देशी रियासतों के संबंध में राय जानने के लिए किया गया था। तो इसी के शासनकाल में किया गया था बटलर 1927 का समिति। अब याद रखिएगा लाहौर षड्यंत्र केस, जो लंबे उपवास के कारण जो कारागार थे जीतन दास की मृत्यु हो जाती है। 1929 में सेंडर की हत्या, दिल्ली विधानसभा कच्छ में बम विस्फोट 1929 में, दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट घटना 1929 में इसके शासनकाल में होता है। और जो नीतियां हैं बदलती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य गांधी द्वारा दांडी यात्रा मार्च 1930 में इसी के शासनकाल में की गए थे। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा 1929 की गई। ये सब घटनाक्रम आपको देखने को मिलता है। लॉर्ड लिथंगो 1936 से लेकर 1944 तक यह क्या करता है, इसका कार्यकाल था। इसके शासनकाल में 1 सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता, जो 45 तक जाएगा, याद रखिएगा। 14 जुलाई 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया जाता है। मुस्लिम लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में करता है। लीग द्वारा प्रथम पाकिस्तान की मांग इसी समय की जाती है। सिकंदर हयात खान के द्वारा इस प्रस्ताव को बनाया जाता है, जो पृथक पाकिस्तान की बात होती है। इस प्रस्ताव में को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, जबकि कुलमा खान ने क्या किया, इसका समर्थन किया था। इस तरीके से अलग पाकिस्तान की बात की जाने लगी। वर्ष 1940 में वर्षाय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन भारत आता है इसी घटना के बाद, जब अगस्त प्रस्ताव क्या किया था, अस्वीकार कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इस समय प्रांतीय चुनाव होते हैं, जो कांग्रेस ने 11 में से 8 पर क्या करता है, अपना सरकारें बनाती है। कितने में? 11 में से 8 याद रखिए। कौन कौन? बम्बई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, उड़ीसा, उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमा प्रांत में, असम में अपनी सरकारें बनाती है। पूर्ण 8 में कांग्रेस का पूर्ण सरकार होता है। उसके बाद और भी जगह कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनाई जाती है। इस तरीके से याद रखना है। इस 6 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत मिला। इस तरीके से बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। अब इस तरीके से कुछ फैक्ट लॉर्ड वेवल के काल का देखिए 1944 से 47 तक। इसने क्या किया, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला था, जो आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आने वाले वीडियो स्लाइड में आपको मिलेंगे अलग अलग क्लास डेट के साथ, क्योंकि CR फार्मूला क्या था, इस सब पर मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट वीडियो दूंगा आप लोगों को। यह गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण जो काल क्रम थे उसकी बात की गई थी। उसके दौरान जो भी घटना घटी उसकी बात शॉर्ट फॉर्म में की गई थी। यही सब घटना आपको आगे आज़ादी के दौरान देखने को मिलेगी। 16 अगस्त 1946 में याद रखिए सीधी कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा की गई, जो आपको एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। वेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942 में, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता 1945 में, आदि जैसी घटनाएं इसी के काल में हुई थी। अब याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है जिसमें हम बात करते हैं कि आपको 20 फरवरी 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लेमेंट एटली थे, भारत में स्वतंत्रता देने की घोषणा आपको 20 फरवरी 1947 में करते हैं। इसी के साथ याद रखनी है क्या, कि जब हम लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 की बात करते हैं, तो ये भारत विभाजन 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना की घोषणा करते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम आपको गवर्नर जनरल हुआ करता, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करता था। पंजाब और बंगाल का विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग गठित की गई। आपको 4 जुलाई याद रखना, 4 जुलाई को
1 सेकेंड। 4 जुलाई को याद रखना है, ब्रिटिश संसद में जो इटली थे द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया था। 18 जुलाई को स्वीकृति मिल जाती है और वे विधेयक भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का घोषणा किया जाता है। उसके 15 अगस्त देखते हैं, उसके बाद आज़ादी मिल जाती है। 14 अगस्त पाकिस्तान को मिल जाती है। इस तरीके के घटनाक्रम देखने को मिले। सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए और अंतिम भी थे, ध्यान रखिए। उसके बाद राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति फॉर्मेट आ जाता है। जैसे ही संविधान लागू होता है तो इसे भी याद रखना आप लोग को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। ये राजेंद्र प्रसाद गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। ये सब महत्वपूर्ण घटना है। कुल मिलाकर हम बात करें, इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसकी चर्चा होगी। उसके साथ महत्वपूर्ण जो व्याख्या है उसकी इन शॉर्ट मिल जाएगी। अब मान लीजिए पूरा 49 मिनट 50 मिनट के वीडियो में देश में जो गवर्नर था उसकी चर्चा आपने सुन लिया, गवर्नर जनरल जो था उसकी चर्चा आपने देख लिया और वायसराय, 3 टॉपिक आपने कर लिया, अर्थात कहने का मतलब 15 मिनट प्रत्येक टॉपिक के औसत से। तो इस तरीके से सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो आप लोग को शेड्यूल दिया गया उसके अनुसार। तो लगातार बने रहिएगा, चीज़ों को एब्जॉर्ब कीजिएगा और बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से रिवाइज करके जाइए, एग्जाम में किसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, किसी भी तरीके से मॉडरेट करके चीज़ों को आपको कवर करके आइएगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।